हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कृषि कोचिंग क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस क्लासेस के माध्यम से हमने 12th क्लास की फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम सभी टॉपिक्स टू टॉपिक वाइज डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में आप सभी को बताया कि हमने एक इन्फिनिटी प्लेट शीट के कारण उसके अंदर क्वेश्चन सरफेस को रख करके हमने हमारे पास में एक इन्फिनिटली एक्सटेंट क्या थी, प्लेट शीट थी, बट वो हमारे पास में जो प्लेट थी वो नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स होने के कारण उसके ऊपर जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था वो उसके यानी कि उसके सभी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था एक समान रूप से। ठीक है, और आज हमारे पास में जो प्लेट शीट है, आज भी हमारे पास में प्लेट शीट का ही लेक्चर लेकर के मैं आया हूँ। इसका ये प्लेट शीट का 2 लेक्चर आज होने वाले हैं। थोड़ी सी क्लास लेंथी होने वाली है, जिसमें हम बहुत ही प्यारे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोनों को आज मैं डिस्कस कर दूंगा, जो कि हमारे पास में प्लेट शीट का जितना भी वर्क होगा आज वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि चैप्टर में जितना प्लेट वर्क था, प्लेट शीट के कारण जितना भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना था वो अभी आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं वो हमारे पास में स्पेयर के होंगे। सेम है, जितने भी स्टूडेंट्स ने इन सभी क्लासेस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो अप्रोच है जो हमने यूज करनी है, सेम एज हमारे पास में स्पेयर में यूज होंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में देखिए, हमने इसे पिछले वाले जो लेक्चर में पढ़े हैं, अभी तक हमने जो प्लेट शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को जो फाइंड किया है, अभी तक दोनों की दोनों हमने क्या किया है। हमारे पास में एक प्लेट शीट थी। ठीक है, मैं एक बार समराइज कर देता हूं जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास में एक यूनिफॉर्मली एक्सटेंट इन्फिनिटली एक्सटेंट प्लेट शीट थी। ठीक है, टेंशन नहीं लो, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली होगा, वो भी मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, केवल समराइज कर देता हूं जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। ये प्लेट थी, इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड किया था, जो कि हमारे पास में आई थी E1 = E2। ये मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है। मैं इन दोनों लेक्चर को इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लेक्चर स्टडी नहीं किया है तो जाकर एक बार कर ले, तो ये इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में, ये फर्स्ट लेक्चर था इलेक्ट्रिक इसके हमारे पास में प्लेट शीट का। सेकंड था हमारे पास में ये हमारे पास में प्लेट शीट थी। ठीक है, इस प्लेट शीट के कारण हमने जो सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस थी हमने वो इसके अंदर मानी थी। ठीक है, यानी कि इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड किया। हमारे पास में यहाँ से आ गया था E = σ/2ε0, ये हमें प्राप्त हुआ था यहाँ से। ठीक है, यानी कि इसके कारण यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये भी हमारे पास में इन्फिनिटली प्लेट शीट है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इन दोनों में हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को, जो कि हमारे पास में गॉस लॉ होता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास में कोई भी, यानी कि जैसे कि हमारे पास में कोई प्लेट शीट है, ठीक है, हमें उस प्लेट शीट के कारण जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को अगर फाइंड करना है तो हमें एक सिलिंड्रिकल या एनी कोई भी गॉसियन सरफेस का हमने क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अपन क्या करते हैं कि किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए एक ऐसी सरफेस को कंसीडर करना होता है जिससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर ले हम। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमने लेक्चर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। आज हमारे पास में लेक्चर होगा कि हमारे पास में ये, लेकिन एक बात और, ये दोनों के दोनों केस जो हमने अभी तक स्टडी किए हैं, ये दोनों के दोनों केस हुए थे नॉन कंडक्टिंग में। ये बात ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों केस मैंने जो स्टडी कराए हैं आपको, ये दोनों के दोनों क्या थे, नॉन कंडक्टिंग। अब नॉन कंडक्टिंग क्या होता है कि जो भी हमने इसमें चार्ज दिया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसके पर यूनिट पर प्रेजेंट होता है, यानी कि उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर हमारा जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है, हमारे पास में कंडक्टिंग शीट होगी। हमारे पास में क्या होगी, हमारे पास में आज कंडक्टिंग शीट, यानी कि चालक प्लेट, कंडक्टिंग शीट होगी हमारे पास में। अब इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है, और आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हमारे पास में कंडक्टिंग प्लेट जो होती है उस पर जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। कैसे प्रेजेंट रहता है वो आप सभी को प्रैक्टिकली नजर आएगा कि कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बाहर निकलता है, आपको प्रैक्टिकली नजर आएगा अभी इस लेक्चर में। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से उस लेक्चर को। ठीक है, हमने ये जो दोनों केस किए, ये दोनों केस थे हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग के, और आज हम जो यूज करने वाले हैं, जो लेक्चर आज हमारे पास में है
उसमें हम एक कंडक्टिंग प्लेट शीट को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि भाई हमने तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग प्लेट ही होगी, हमारे पास में कंडक्टिंग प्लेट भी तो होगी ना, उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आना चाहिए। तो हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग लगाइए। और हाँ, जो स्टूडेंट्स समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी स्टूडेंट्स से, समर वेकेशंस ना समझ के अपनी स्टडी को रेगुलर रखें, ताकि आने वाला जो 2021 होगा आपका, वो आपको सक्सेस दिला सके, जो आपको सक्सेस दिला सके। नहीं तो आप अगर इसे छुट्टियां समझ करके, जो कि गॉड गिफ्टेड हैं, इन सभी को आप अगर छुट्टियां समझ करके एंजॉय करके चले गए, अपने एंजॉय कर लें इन सभी छुट्टियों को, सो आप बहुत पछताने वाले हो, ठीक है। ये छुट्टी ना समझ करके, आप सभी को पता है कि आपके पास में कोई भी टेंशन नहीं है अभी, ना तो फ्रेंड्स की टेंशन, स्कूल की टेंशन, कोई टेंशन आपके पास में नहीं है। केवल आप इस सभी टाइम को केवल यूजफुल बनाइए अपनी स्टडी को रेगुलर रख करके, ठीक है। तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से टॉपिक को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। क्या है हमारे पास में आज? कंडक्टिंग शीट। आज हमारे पास में कंडक्टिंग शीट है। अब इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग बहुत सारा हो गया, ठीक है। आज हमारे पास में क्या है? कंडक्टिंग शीट। अब इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जरा। मान लीजिए हमारे पास में ये एक कंडक्टिंग शीट है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये प्लेट ऐसी नहीं है, ये प्लेट मैंने केवल आपको दिखाने के लिए बनाई है। ओरिजिनल प्लेट कैसी होती है ये, वो भी आपको देखने को मिलेगा जब प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। तो मान लीजिए इस पर जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वो हमारे पास में सिग्मा है। सिग्मा क्या होता है हमारे पास में? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में ये प्लेट है, इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है हमने, ठीक है। दो केस मैंने पहले डिस्कस किए हैं, वो केस आप सभी को पता कैसे थे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में कंडक्टिंग शीट होने के कारण, यानी कि चालक प्लेट शीट होने के कारण हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सभी को पता है कि इसके पास जो चार्ज होता है वो कहाँ पे होता है? इसकी सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर, इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता है। इसके चार्ज कहाँ होता है? इसकी सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। तो हमने इस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर उपस्थित एक ये पॉइंट P है। क्या है? एक पॉइंट P। अब इस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कैसे करें? आप सभी को पता कि आपके माइंड में आया कि हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानेंगे, उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के पर एरिया, पर यूनिट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसे फाइंड करेंगे, और उसके बाद हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सेम अप्रोच यूज करनी है जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में यूज की थी। लेकिन आज सिलेंड्रिकल गॉसियन सिलेंड्रिकल जो शेप है वो जो मानेंगे वो हम इसके पास ना करा करके इसके अंदर तक रखेंगे। मान लीजिए ये हमने वो गॉसियन सरफेस को मान लिया। अभी केवल देखते जाइए, बाकी लेक्चर आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा क्योंकि मैं इसे प्रैक्टिकली समझाऊंगा अभी आपको। अब देखिए ये हमारे पास में क्या है? गॉसियन सरफेस हो गई, ठीक है। आप सभी को पता है कि चार्ज इसके सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप सभी को पता है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण चार्ज कहाँ होता है? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके? रेडियली आउटवर्ड। ऐसे करके चार्ज कहाँ होगा? रेडियली आउटवर्ड। और जो हमने गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं, इसके 3 फेजेस को हमने कंसीडर करना होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से भी निकलता है, यहाँ से भी निकलता है, और ये कर्व सरफेस जो इसकी होती है इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है,
अब इन तीनों के तीनों सरफेसेस से हमने कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो हमने फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं, एक गॉस लॉ और दूसरा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला। वो क्या होता है हमारे पास में? E डॉट डी ए इंटीग्रेशंस इक्वल्स टू E डी ए कॉस थीटा। इससे हम लगाएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इस फॉर्मूले का और इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये बात तो आपकी यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि हम इसके थ्री फेसेस को क्यों कंसिडर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका जो एरिया है वो स्मॉल नहीं कैपिटल ए मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले से मैं प्रैक्टिकली समझा दूँ आपको प्रैक्टिकली ये कैसा है। देखिए ये हमारे पास है, मान लीजिए ये प्लेट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर कंडक्टिंग प्लेट है, इसीलिए चार्ज क्या है इसके सरफेस पर, केवल इसके सरफेस पर प्रेजेंट है। ये देखिए, आप इसकी किसी भी फेस को देखोगे तो आपको इसकी चारों तरफ से आप इसे देखिए जरा, चार्ज कहाँ है? इसके सरफेस पर प्रेजेंट है। इसके अंदर देखिए जरा, चार्ज दिखाई दे रहा है आपको? सपोज कीजिए कि इसके अंदर चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ है? कंडक्टिंग प्लेट होने के कारण चार्ज इसकी सरफेस पर प्रेजेंट है। चार्ज कहाँ है? इसकी सरफेस पर प्रेजेंट है, और सरफेस पर प्रेजेंट होने के कारण हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने इसके अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है। अब उसके लिए हमने गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है। अब वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कैसी होगी? मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है हमारे पास में। ये क्या है हमारे पास में? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, और ये जो प्लेट रखी हुई है ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है ये। ठीक है, अब इसके इस एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है? ठीक है, यानी कि ये जो इस एरिया को हमने कंसीडर कर रखा है यहाँ पे, इस एरिया को। ठीक है, ये एक साइड ये वाली पॉजिटिव है, एक ये लाइन ये वाली पॉजिटिव है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। ठीक है, ये जो दोनों लाइन है, ये फर्स्ट वाली ये है यहाँ पे, सेकंड वाली यहाँ पे है। अब इस यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हमने फाइंड करना है, यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को माना है, तो मान लीजिए ये वो गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, इस यहाँ पे माना है ना, तो मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को मैंने ऐसे मान लिया। ठीक है, ऐसे एक गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को मान लिया। ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंडक्टिंग प्लेट है, चार्ज सरफेस पर प्रेजेंट है। अब सरफेस पर प्रेजेंट होने के कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है। अब इस एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये हमने फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, दूसरी बात, कंडक्टिंग प्लेट होने के कारण चार्ज एरिया पर यानी कि सरफेस पर प्रेजेंट है, तो इसके अंदर, इसके इन साइड में चार्ज, आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो चार्ज है वो तो कंडक्टिंग प्लेट होने के कारण सरफेस पर प्रेजेंट है। अब जब चार्ज सरफेस पर प्रेजेंट है तो अंदर तो चार्ज होगा ही नहीं। देखिए, मैं इस लेक्चर को मुश्किल से 10 से 12 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, मैथमेटिकली प्रूफ इसका दे करके आप सभी को समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको मैंने, मान लीजिए मैं इस अप्रोच को यूज़ ना करके आपको समझा देता, ये प्लेट क्या आपको समझ में आ जाती। सो मैं चाहता हूँ कि टाइम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उससे फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसे वास्तविक रूप से हो क्या रहा है, क्या वो टॉपिक वास्तविक रूप से ऐसा दिखता भी है या नहीं भी। तो मैंने आपको कहा कि हमारे पास में प्लेट है, नहीं तो ये मुश्किल से 5 या 10 मिनट का टॉपिक है, इसे मैं मैथमेटिकली आपके सामने 5 मिनट में प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टॉपिक में कम से कम फील आए, मज़ा आए टॉपिक में, कम से कम करने के बाद में हमें अपने फ्रेंड्स के साथ में जाकर के कि हाँ, ये इट्स अ प्लेट ऐसी होती है, प्लेट में से ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता भी है। ठीक है, तो देखिए प्लेट हमारे पास में है, यूनिफॉर्मली चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण हमने क्या किया, हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को माना, ये हमारे पास में सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, हमने इसके अंदर रखा इसे। ठीक है, हमने क्या किया, अब की बार हमने इस गॉसियन सिलेंड्रिकल जो शेप मानी है हमने इसके अंदर रखी है, बाहर नहीं निकाली है। देखिए, इसे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, ये हमने एक गॉसियन सिलेंड्रिकल शेप मानी थी, हमने इसके पास कराया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकला था, ऐसे निकला था, दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने बाहर निकाला था। ठीक है, लेकिन
ये इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास में जो चार्ज था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। प्लेट जो थी नॉन कंडक्टिंग होने के कारण चार्ज इसके पर यूनिट एरिया पर इसके चार्ज अंदर भी प्रेजेंट था। अंदर प्रेजेंट होने के कारण हमने क्या किया था, इसके दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड किया था। इसलिए यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिली थी और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू प्राप्त हुई थी। अब लेकिन आज क्या है हमारे पास में, कंडक्टिंग प्लेट होने के कारण हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ हमने इसके अंदर एंटर कराया गॉसियन सरफेस को, जिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने मानी है इसके अंदर इसे हमने माना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आपकी आ गई होगी। सो ये तो बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में जो प्लेट है वो कैसी है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास में सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड ई की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा एरिया होता है, तो डी ए कहाँ हो जाएगा हमारे पास में, ये रहा। ठीक है, इन दोनों के बीच में बनने वाला जो थीटा है, एंगल है, वो क्या है हमारे पास में 0 डिग्री। भाई दोनों एक साइड में है। ठीक है, इसे मान लीजिए फर्स्ट सरफेस, कोई दिक्कत। अब हमने कंसीडर करना है सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस क्या है हमारे पास में, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस कौन सी होती है हमारे पास में, कर्व सरफेस कौन सी है हमारे पास में, ये वाली कर्व सरफेस, ये वाली। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया, यहाँ से तो हमने पता लग गया कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि देखिए ये हमारे पास में सरफेस है। भाई जो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो मानी है उसका सरफेस ये है, इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकल रहा है बाहर की ओर, ऐसे। ठीक है, अब एरिया कहाँ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया हमने ये मान लिया। इसके कर्व सरफेस, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो भी हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पे चेक करते हैं, एरिया कहाँ होगा, ये इसका सरफेस हो गया, तो एरिया कहाँ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया हमारे पास में ये हो गया डी ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे बाहर निकल रहा है इससे ऐसे करके, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई। इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की ओर रेडियली आउटवर्ड होगा। एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हमारे पास में एरिया है। एरिया क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये होगा एरिया की डायरेक्शन होगी डी है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, 0। मैंने आपको बताया कंडक्टिंग प्लेट होने के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके इन साइड में क्या होगा, 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यही कंडीशन थी, ये अप्रोच थी केवल। अब तो हमें क्या करना है, मैथमेटिकल इसे प्रूफ, किस में से, इस एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें प्राप्त होगा बाहर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। देखिए पहले की तरह कंसिडर करेंगे फर्स्ट सरफेस, सेकंड हमारे पास में ये है और ये हमारे पास में थर्ड सरफेस है। ठीक है, सो नाउ वी कंसिडर द फर्स्ट सरफेस। नाउ वी कंसिडर द फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस क्या है हमारे पास में, ये वाली। ठीक है, तो यहां पे यूज करना है हमने पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, φ1 मान लीजिए। फर्स्ट सरफेस को कंसिडर करते φ1 मान लिया मैंने। ठीक है, ई डी ए इक्वल्स टू वेक्टर क्वांटिटी यूज होती है यहाँ पे, आप सभी को मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी। ई डी ए कॉस थीटा, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए ई मैंने क्या कहा आपको, ई यूनिफॉर्म है। ई क्या है हमारे पास में, चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ, चार्ज इलेक्ट्रिक जो हमारे पास में चार्ज है, जो हमारे पास में चार्ज है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मैंने बताया भी दिया है बहुत बार। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण हमारे पास में जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है। ठीक है,
तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण हम ई को क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ई को हमने क्या किया, बाहर। सेम है पूरी की पूरी प्लेट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक जो चार्ज हमने इस सेम होने के कारण ई को बाहर निकाला। डी ए कॉस थीटा, कॉस 0, भाई थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। सरफेस है, सरफेस के एरिया क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ई की डायरेक्शन भी यही है, दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण थीटा कितना है हमारे पास में 0। तो यहाँ से ई आ गया हमारे पास में। डी ए कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1, ठीक है। तो 1 दिख रहा ना यहाँ तक, तो हाँ, तो यहाँ से आ गया हमारे पास में ई। डी ए को हमने माना है, मान लीजिए हमने इसका एरिया जो मान रखा है पहले से ही ए, तो डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई ए। इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसे फर्स्ट मान लीजिए। फाई 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, यानी कि इससे यहाँ से निकलने वाला जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में, ई ए। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, क्या है हमारे पास में, इस एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ई ए। नाउ ठीक है, नाउ वी कंसीडर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस कौन सी मानी है मैंने, ये वाली, ठीक है। सो नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकंड सरफेस को कंसीडर कीजिए। क्या है हमारे पास में, एरिया परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे, दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फाई 2 मान लीजिए, इसे सेकंड सरफेस है। ई डी ए कॉस थीटा, मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ से, ये वाला, ठीक है। ये ई यूनिफॉर्म है इसलिए कहाँ बाहर निकल जाएगा, डी ए कॉस 90 डिग्री। देखिए जरा थीटा कितना है, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। कॉस 90 की वैल्यू 0। तो यहां से फाई 2 आ जाएगा हमारे पास में, यहां से ई डी ए 0, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, फाई 2 की वैल्यू 0। फाई 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 0। फाई 2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए वी कंसीडर द थर्ड सरफेस, यहां पे लिखिए वी। नाउ वी कंसीडर द थर्ड सरफेस। अब देखिए, दिख रहा है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए थर्ड सरफेस, आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है, 0। इलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या है वहाँ पे, ई की वैल्यू 0, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, जब यहाँ पे चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से बन जाएगा, चार्ज तो सरफेस पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से बनेगा। इसीलिए हमने क्या करना है, फाई 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 0। 0 क्यों आई, क्योंकि वहाँ पे चार्ज की वैल्यू ही 0 है, ई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू आ गई, 0। 0 क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहाँ पे वैल्यू 0 है, चार्ज तो हमारे पास में कहाँ है, सरफेस पर प्रेजेंट है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास में ये कंडक्टिंग प्लेट है, और कंडक्टिंग प्लेट की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि चार्ज जो होता है हमारे पास में सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है, उसमें हम कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग को और भी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में उसमें क्या होगा, स्फीयर आने वाला है। स्फीयर कंडक्टिंग भी होगा, नॉन कंडक्टिंग भी होगा, दोनों के कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने निकालना है इसमें से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो यहाँ तक अगर हो गया हो तो इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी, उसके बाद में इसे रब करते हैं। या एरिया है कहीं पे, यहाँ पे निकाल दूँ, टोटल यहीं पे निकाल देता हूँ। देखिए ज़रा, फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ दिख रहा है ना, हाँ,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है। फाई इक्वल्स टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई 1 2 प्लस 3। ठीक है, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ना, रब कर दो इसे, हो गया ना, हो गया होगा। चलिए देखिए टोटल फ्लक्स क्या है हमारे पास में, फाई इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, केवल जो हमने फर्स्ट सरफेस मानी थी इसमें से इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में ई ए। ठीक है, सेकंड वाले की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में 0, थर्ड वाले की क्या आई हमारे पास में 0। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में ई ए। ठीक है, नाउ भाई ये तो हमने मैथमेटिकली फॉर्मूले से प्रूव कर दिया कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है फाई, यानी कि ई ए। ठीक है, पर बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, क्यू इनसाइड यानी कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू फाई, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। भाई क्यू डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास में गॉस लॉ की, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम। ये बात क्या कही थी गॉस में, क्या कहते हैं 1/एप्सिलॉन टाइम इक्वल्स टू द नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस, यानी किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला अभी लंबवत गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारे पास में 1/एप्सिलॉन टाइम। तो हमारे पास में क्यू, अब देखिए टोटल चार्ज मैंने क्या कहा था आपको, क्यू पर यूनिट एरिया पे कितना है हमारे पास में सिग्मा। ठीक है, पर यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है सिग्मा, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो यहां से देखिए क्यू है टोटल चार्ज, ठीक है, इसकी पर यूनिट एरिया पर चार्ज है हमारे पास में, कितना चार्ज पर यूनिट एरिया में है वो सिग्मा के इक्वल्स है। ठीक है, सिग्मा क्या है पर यूनिट एरिया पर चार्ज। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्यू की वैल्यू हमें प्राप्त होगी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। इस इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। ठीक है, ये मान लीजिए सेकंड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्यू क्या है टोटल चार्ज है, पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है हमारे पास में वो बराबर सिग्मा। ठीक है, सिग्मा के बराबर है। अब सिग्मा की हमने क्यू की यहां से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब देखिए मैं इसे रब कर दे रहा हूं। अब सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन दोनों फाई की वैल्यू देखिए जरा, दोनों क्या है फाई की वैल्यू है, सॉरी हाँ ठीक है। यहां से हमारे पास में क्यू बराबर होता है सिग्मा इंटू ए। ठीक है, सिग्मा बराबर, हाँ यहां पे हमने क्या करना है, सॉरी थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हो गया, यहां पे हमारे पास में क्यू इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ए। ठीक है, लेकिन ये मैंने बताया था, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू को रख देंगे क्यू की वैल्यू को, क्या करेंगे क्यू की वैल्यू को। क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में, क्यू बराबर क्या है हमारे पास में, अरे गॉस लॉ ये था ना कि हमारे पास में क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में, क्या है क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास में क्या बनी वैल्यू 5 की। ठीक है, नहीं तो इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ क्यू की वैल्यू केवल पुटअप की है वहां पे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से थर्ड इक्वेशन मानो इसे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी 5 की वैल्यू है और हमारे पास में ये भी 5 की वैल्यू है, तो दोनों हम क्या कर देंगे इक्वल रख देंगे ई ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, चाहे उसे इस बात को यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख लीजिए, सेकंड बार कर कहाँ है, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, कौन कौन, सेकंड और थर्ड से, दोनों फाई की वैल्यू है। ई ए इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, ये रही सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ई की वैल्यू क्या आ पाई हमारे पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। कहाँ पे, इससे, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी, फाइंड कर दी। यहाँ पे ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई दोबारा से बताते हैं। देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू फाई, कि क्यू इनसाइड मतलब किसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, क्यू इनसाइड कितना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। ठीक है, दूसरी बात, क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास में, क्यू क्या, पर यूनिट एरिया पर हमारे पास में चार्ज है। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर क्यू पर यूनिट एरिया पर कितना है, इतना। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, क्यू की वैल्यू निकाल दी, किसके, पर यूनिट एरिया पर जितना भी चार्ज है, कितना, इतना चार्ज है, इसके इतने से एरिया में कितना चार्ज है, यहाँ पे ये वाला एरिया, सिग्मा इंटू ए। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, इसके कारण क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल चार्ज तो क्यू है ना इस पे, वो ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है इसके ऊपर, पूरी की पूरी प्लेट के ऊपर, तो इसके कारण हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बनेगा। ठीक है, सो ये फॉर्मूला क्या ये क्या शो करता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसके पर यूनिट एरिया जितना भी हमारे पास में ये चार्ज है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इसके यहाँ पर सेम रहेगा, इसके शॉर्ट डिस्टेंस जितनी भी हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जितनी भी वैल्यू होगी वो सेम होगी इसके पर पॉइंट पर। ऐसा नहीं होगा कि लेंथ जैसे बड़ी हुई तो वहाँ पर, यह मान लीजिए इतनी बड़ी लेंथ का कोई हमारे पास में वायर ये था प्लेट शीट, तो हमने यहाँ पे चार्ज फाइंड किया तो वो हमारे पास में क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हम ऊपर जाकर के फाइंड करेंगे तो हमारे पास में कम प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होगा, हमें केवल और केवल फाइंड करना, हमारे पास में जो वैल्यू प्राप्त होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो सेम एज प्राप्त होगी ये वाली। ठीक है, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो मुझे बता सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इसे आप नोट डाउन कीजिए और क्या जल्दी। ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी की। ठीक है, अब देखिए ये नोट डाउन हो गया होगा। अब एक पॉइंट और यहाँ से निकल के आता है कि पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा कहाँ होता है, बाहर की ओर, यानी कि इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ होगा, बाहर की ओर। पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ होगा, इस फॉर्मूले से, इसे मैं यही बता देता हूँ। पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड, और नेगेटिव होता तो यही इनवर्ड हो जाता। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर की ओर हो जाता, और पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इसे आप रब करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास में, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड एंड आउटसाइड। हमारे पास में एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक, देखिए अभी तक हमने पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड किया है। ठीक है, अब जो हमारे पास में नेगेटिव प्लेट्स है उसका हमने अभी तक यूज़ भी नहीं किया है। अब वो नेगेटिव प्लेट जो नाराज़ बैठी हुई है ना साइड में, उसे मैं अभी उठा करके लेके आऊँगा। ठीक है, अब हमने ना क्या करना है, क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो टॉपिक है हेडिंग डाल लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी यूज़ भी होता है। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, टॉपिक को हेडिंग लगाइए। अब देखिए, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव प्लेट होगी, नेगेटिव प्लेट होगी। अभी टेंशन मत लो, प्रैक्टिकली नजर आएगा आप सभी को। पॉजिटिव प्लेट होगी, नेगेटिव प्लेट होगी। अब इन दोनों प्लेट्स के कारण पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक पॉइंट को कंसिडर कर लेंगे, किसी एक पॉइंट पर दोनों प्लेट्स के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हमने फाइंड करना है। कैसे होगा देखिए ज़रा, देखिए हमारे पास में मान लीजिए
एक प्लेट हमारे पास में ये है, थोड़ा सा इधर बनाऊंगा इसे क्योंकि कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस करना पड़ेगा ना। मान लीजिए ये एक प्लेट है, सेकंड प्लेट हमारे पास में ये रही, ठीक है। हमारे पास में दो प्लेट्स हैं। एक वो जो नाराज प्लेट थी ना, जो नेगेटिव प्लेट, उसे मैं आज उठा करके लेके आ गया हूँ, ठीक है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है, ठीक है। फर्स्ट प्लेट मान लीजिए ये है, सेकंड प्लेट हमारे पास में ये है, नज़र आ रही है ना, नेगेटिव प्लेट है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन्फानाइटली एक्सटेंड है प्लेट ये भी, ठीक है। प्लेट क्या है, इन्फानाइटली एक्सटेंड है, प्लेट काफ़ी लेंथी है, मैंने आप सभी को बताया था। और इन्फानाइट का मीनिंग क्या होता है वो भी मैंने आप सभी को समझा रखा है कि इन्फानाइटली प्लेट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों प्लेट्स के कारण हमने मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे P मान लिया, इस पॉइंट पर इस प्लेट के कारण, नेगेटिव प्लेट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस प्लेट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। देखिए ये हमारे पास में कैसे है, अभी समझ में आएगा, अभी आपको टेंशन मत लो। ये हमारे पास में नेगेटिव प्लेट है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉजिटिव प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है किसी एक बीच पॉइंट पर। मान लीजिए जहाँ मेरा ये माइक लगा हुआ है, ये वो पॉइंट है, इस प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा और इस प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। इन दोनों प्लेट्स के कारण मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे होगा वो भी आपको नजर आएगा। देखिए जरा, देखिए ये प्लेट ऐसे ना रखी हो करके, चेंज कर लेता हूँ, चार्ज सेम है उधर वहाँ पे, ठीक है। देखिए ज़रा, ये प्लेट ऐसे है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। ये नेगेटिव प्लेट है, ऐसे रखी हुई है। अब दोनों एक दूसरे के सामने रखी हुई प्लेट है, ठीक है, ऐसे। अब इन दोनों प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है। ये दोनों प्लेट्स ऐसे रखी हुई है एक दूसरे के सामने, ऐसे, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बना रही है और ये भी। अब दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बना रही है, दोनों में से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने एक पॉइंट को कंसीडर किया और दोनों से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। माइनस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ होता है, रेडियली इनवर्ड होगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियली आउटवर्ड होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाएंगी, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। ये हमारे पास में दोनों के दोनों प्लेट्स हैं, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ये नाराज थी ना बहुत दिनों से, आज हम इसकी नाराजगी दूर करेंगे, इसे भी यूज करके देखेंगे कि ये क्या करने वाली है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए जरा, आप सभी ने पता है, मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था आप सभी के साथ में। हमने एक प्लेट मानी थी, इसका यहाँ पे यूज है, ठीक है। हमने एक प्लेट को यहाँ पे मान करके इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड किया था, ठीक है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन कंडक्टिंग प्लेट, नॉन कंडक्टिंग प्लेट थी, लेकिन इसके कारण कुछ दूरी पर उपस्थित यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड किया था, जिसका फॉर्मूला आया था हमारे पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया था या नहीं आया था? जिसने लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैं लेक्चर दे दूंगा, लेक्चर जाकर के देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसके कारण अब ये यहाँ पे क्या यूज होगा भाई, पॉजिटिव प्लेट है ना ये भी हमारे पास में, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना है, वो भी इस पॉइंट्स के, इसके कारण। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की ओर। पॉजिटिव चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि बाहर की साइड में, इस साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इस प्लेट के कारण इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, आप सभी को पता है। नेगेटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होती है। कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे होगी, इसी साइड में, यानी कि इसी साइड में ऐसे। ये मान लीजिए E1 है
और ये हमारे पास में E2 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन का तो आपको पता लग गया ना कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऐसे, और फिर नेगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसी साइड में। बात समझ में आ रही है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन का पता लग गया ना। अब इन दोनों प्लेट्स के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, मैं इनमें से एक प्लेट का निकाल के दिखाऊंगा, दूसरी का आप अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, देखिए ज़रा, सेम एज, वैसे तो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्लेट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, = σ/2ε0 पॉजिटिव प्लेट के कारण। ठीक है, सेम एज इतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव प्लेट के कारण बनेगा। ठीक है, टोटल हो जाएगा, ना दोनों को काउंट कर देंगे, E1 और E2। ठीक है, लेकिन ये कैसे बनाया ये तो आपको पता होना चाहिए ना, मैथमेटिकल अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसे मैं लिख ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, σ/2ε0। देखिए ज़रा, हमने फर्स्ट वाली प्लेट को कंसिडर किया इधर। ठीक है, ये चार्जड प्लेट है। ठीक है, हमने इतना सा एरिया कंसीडर किया, गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, हमने फर्स्ट प्लेट को कंसीडर किया। आप सभी को पता है कि इस प्लेट से चार्जेस को अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है किस पॉइंट P पर, ये मान लीजिए ये वो पॉइंट P है, ये वो पॉइंट P है। अब इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है यहाँ पर। कैसे फाइंड करेंगे आप सभी को पता है। देखिए ज़रा, कितना फ्लक्स होगा इसके कारण, सरफेस है, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन E ये रही। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस सरफेस है, सरफेस से एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, DA। दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट सरफेस। सेकंड सरफेस है, एरिया कहाँ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर DA की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव है, बाहर की ओर होगी, E की डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया, θ = 0 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, ये वाली सरफेस को भी कंसीडर करते हैं, एरिया का होगा इसके परपेंडिकुलर एरिया सरफेस के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे होगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, बस ये बात थी। अब हमने क्या करना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ, ये इसका नहीं है, केवल ये तो मैं दिखा रहा हूँ, इस प्लेट के कारण यहाँ पे ये इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होता है। देखिए जरा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लीजिए φ1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन DA cos थीटा ये होती है, आप सभी को पता है। E यूनिफॉर्म है, बाहर निकाल दिया, DA cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से हमारे पास में DA आ गया, इसका मान लीजिए एरिया क्या है हमारे पास में A है, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया, DA को इंटीग्रेट किया E है, तो φ1 की वैल्यू आ गई मान लीजिए E है। ठीक है, अब सेम एज 0 एंगल है, तो φ2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास में, सेम एज EA, ये वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास में। आप सभी को पता है ना कि भाई इधर भी एंगल कितना बनना है 0 डिग्री, तो ये सेम वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ पे एंगल कितना बनना है, थर्ड सरफेस पे देखिए जरा, थर्ड सरफेस पे आप सभी को पता है कि लगाइए यहाँ भी फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास में क्या, EDA φ3 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स EDA cos थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है यहाँ पे हमारे पास में 90 डिग्री, EDA cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो यानी कि 0, यानी कि φ3 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ गई 0। ठीक है, φ3 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0। तो यहाँ से हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, अब बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, अब गॉस लॉ की डेफिनेशन क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक मैंने आप सभी को करके दिखा रखा है पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, आप अगर उस लेक्चर को देख लोगे तो आपको सेम एज पता लग जाएगा कि यहाँ पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इतना। फिर भी चलो मैं इसे दोबारा इसे कर देते हैं, टोटल ये हो गया। अब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास में, टोटल फ्लक्स हो जाएगा φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ये तो 0 है हमारे पास में, दिख रहा है ना, यहाँ तक नहीं दिख रहा, यहाँ कर दे रहा हूँ। देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास में फाई कितना आ जाएगा, φ1 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास में EA प्लस EA। ठीक है, टोटल हो जाएगा EA। ठीक है,
अब डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन गॉस लॉ की, ठीक है। अब गॉस लॉ से क्या आएगा हमारे पास में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ की, फाई Q इक्वल्स टू क्या आ गया, Q फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू क्या है, पर यूनिट एरिया सिग्मा और इनटू एरिया कितना मान रखा है हमने, ए, यहाँ पे जो एरिया माना है हमने ए मान रखा है वो वाला, ठीक है। तो हमारे पास में ए आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू फाई, दोनों फाई की वैल्यू है, ठीक है। ये भी फाई की वैल्यू है हमारे पास में, तो दोनों फाई की वैल्यू होने के कारण हम इसे क्या कर देंगे, फाई इक्वल्स टू क्या, यहाँ से हमारे पास में दोनों फाई की वैल्यू है ई ए इक्वल्स टू 2EA सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ से ई की वैल्यू आ गई हमारे पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमारे पास में इस प्लेट के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इतना, ये मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है। ये लेक्चर पहले मैंने पढ़ा रखा है, तो हमारे पास में इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, E1 की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में ये, तो यहाँ तक इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में इसे करते हैं जल्दी। हो गया, मिटा दूं, ठीक है। चलिए इसे रब करते हैं अब। ये तो था केवल कि हमने पॉजिटिव चार्ज सेम एज नेगेटिव प्लेट के कारण होगा, लेकिन बस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी वो बस नेगेटिव हो जाएगी। जो नेगेटिव साइन आएगा वो केवल और केवल किस लिए आएगा कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी, ठीक है। सेम एज ऐसे ही प्रूव करेंगे हम उसे भी, ठीक है। तो मैं इसे प्रूव नहीं कर रहा हूं, उसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है। सो वी कंसीडर द फर्स्ट प्लेट, नाउ वी कंसीडर द फर्स्ट प्लेट को मैंने कंसीडर किया, इसके कारण इस पॉइंट पर वी कंसीडर द फर्स्ट प्लेट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट P, यानी कि पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है हमारे पास में, E1 के कारण इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कितना कैसे फ्लक्स बनता है वो मैंने आपको बता दिया, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे बनाइए, ये ऐसे बनाइए यहाँ पे ऐसे करके। अब इसमें इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे आपको अगर डाउट नहीं क्लियर हो रहा है, ये डाउट यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए बस। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनना है यहाँ पे, इतना, ठीक है। नाउ वी कंसीडर द सेकेंड सरफेस, नाउ वी कंसीडर्ड द सेकेंड, नाउ वी कंसीडर द सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस क्या है हमारे पास में, ये वाली। अब इसके कारण कितना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतना। E2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस दिख रहा है नहीं क्या भाई, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास में। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट P, भाई इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसके कारण भी, दोनों के कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट P, टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लेना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E1 E2। E1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए बेस सेम है 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास में बेस में क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है। अरे E इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
कैंसिल आउट हो गया दोनों, 2 से 2, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बता रहा है हमारे पास में, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये बता रहा है कि हमारे पास में प्लेट के पर यूनिट एरिया पर सिग्मा क्या था हमारे पास में, सिग्मा क्या था हमारे पास में, पर यूनिट एरिया पर चार्ज, यानी कि इसके प्लेट के किसी भी पॉइंट्स को आप कंसीडर कर लो, उसके पर यूनिट पर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, आपको सेम एज प्राप्त होगी। ये हमने प्रूव कर दिया उसके कारण कि हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के कारण एक इंटरनल पॉइंट पर, यानी कि इसके एक इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी वो मैंने फाइंड करके दिखाई आपको कि इसके इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, पर यूनिट एरिया पर चार्ज है हमारे पास में, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास में क्या है, वो हमने स्पेस या कहाँ पे कंसिडर किया है, सिग्मा परमिटिविटी है हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट के कारण उनके इनसाइड पॉइंट पर, पॉइंट पी मैंने जो कंसिडर किया है उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ होगा, सेम एज प्राप्त होगा। कहीं भी किसी पॉइंट को डिस्कस कर लीजिए आप, किसी पॉइंट को उठा लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इतना, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा पॉइंट पी पर, इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर मान लीजिए आप किसी एक, आपने कहा, एक बालक आया, किसी ने भी बोला कि हमने यहाँ नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ नहीं हमने फाइंड करना है, हमने तो बाहर करना है, यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। मैं इसके बाहर भी पॉइंट को डिस्कस करके दिखाऊंगा अभी आपको, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। कोई पूछ ले आपसे कि चलो आपने तो बीच में तो करके दिखा दिया, इसके बाहर करके दिखाइए ना मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो जल्दी इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपको फाइंड करके दिखाऊंगा, जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। हो गया होगा, ठीक है, डिस्कस करें, चलिए। अब देखिए ये जो हमने अभी डिस्कस किया वो इनसाइड की कंडीशन थी। अब सेकंड हम डिस्कस करके दिखाता हूं आपको आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड द इलेक्ट्रिक, मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट मैंने पी क्यू मान लीजिए, ठीक है, क्यू मैंने कहा क्यू, पॉजिटिव चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ होगा, बाहर, रेडियली आउटवर्ड। ये बहुत बार बता चुका हूँ, पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। नेगेटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मान लीजिए ये E1 की डायरेक्शन है, ये हमारे पास में नेगेटिव है, डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी, ठीक है। प्लेट ऐसे रखी हुई है, ठीक है, एक इसके पीछे प्लेट रखी पॉजिटिव चार्जेस की, ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट है। नेगेटिव प्लेट के कारण ये जो चार्जेस की डायरेक्शन जो होगी सेम एज ऐसे होगी, इसके अंदर की ओर रेडियली इनवर्ड होगी, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक E2 की डायरेक्शन क्या होगी, ये आप सभी को पता है कि E1 की जो वैल्यू होती है हमारे पास में क्या आई थी, पॉजिटिव चार्जेस के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E2 की डायरेक्शन E की इसके कारण कितना वैल्यू प्राप्त होगी हमारे पास में, ये नेगेटिव है, E2 की क्या आ जाएगी, E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू प्राप्त होगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू E1 माइनस E2, ठीक है भाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिए। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई प्रॉब्लम है किसी को, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 0। यानी कि दो प्लेट्स के कारण जो हमारे पास में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट्स होगी, उसके आउटवर्ड डायरेक्शन आउटवर्ड पॉइंट पर, यानी कि आउट पॉइंट पर, जिसका आउट पॉइंट लेंगे हम, उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में 0, क्या होगी 0। 0 क्यों है, दोनों प्लेट्स के कारण मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के देख लिया कि हमारे पास में दोनों की जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन बाहर की ओर है। टॉपिक में फील होना चाहिए कि हाँ, पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हमारे पास में, बाहर की साइड में है, नेगेटिव है प्लेट्स, इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर की ओर है, ठीक है। तो होने के कारण दोनों का मैंने क्या किया, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे पॉइंट पर मैंने ज्ञात किया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकल गया हमारे पास में, इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपके माइंड में आए कि ना जी हमें तो परेशान हो गए, आपने यहाँ ज्ञात करके दिखाई, यहाँ कौन निकालेगा इसे, चलिए जी मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है जी,
ये लो, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट पी कर लिया, पी क्यू आर, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया जी। मैंने कहा जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल दो। देखिए ज़रा, पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट होने के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। नेगेटिव प्लेट के कारण इनवर्ड, अंदर की ओर। ये मान लीजिए E1, ये E2। E1 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास में, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू, E1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट, E इक्वल्स टू बराबर 0। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के कारण जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट होंगे हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, 0, ठीक है। यानी कि इसके इनसाइड में तो क्या होगा हमारे पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो मैंने पहले इससे निकाला है कि इसके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो अंदर तो प्लेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, पर यूनिट पर सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलेगा। लेकिन इसके आउटसाइड और इनसाइड में हमारे पास में, आउटसाइड में जितने भी हम पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, यहीं तक इस लेक्चर को रखते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगे सो देखें और अच्छे से स्टडी करें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें अगर कहीं भी आप सभी को पूरे के पूरे लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई टॉपिक फील ना हुआ हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उस टॉपिक को मैं आपकी कमेंट्स को लूँगा। आपकी किसी भी कोई भी टॉपिक हो, आपका बुक्स का आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टॉपिक को आप सेंड कर सकते हैं। मैं आपके टॉपिक को बहुत इजी वे में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूँ। ओके, सो यहीं तक इस टॉपिक को रखते हैं। अच्छे से स्टडी कीजिए, समर वेकेशन का फ़ायदा उठाइए और घर पे रह करके टाइम वेस्ट को मत कीजिए। जितना भी टाइम है कम से कम उसे अपनी स्टडी में यूज़ कीजिए ताकि आप अपने आने वाले फ्यूचर को बेस्ट बना सकें। ओके, इसी के साथ में अपने इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी वेरी बेस्ट।